वेलकम बैक। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेक्शन बी है। आपने जो मुझे प्रॉब्लम भेजी है उसमें तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। देखो बेटा, जब आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हो तो आप लोगों को बड़ा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट में दिक्कत है तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। ए ऑप्शन में कहता है कि जब असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। देखो बेटा, असर्शन तो होता है कथन कि जैसे मैंने कुछ कहा, और रीजन होता है कि क्या ये इसके लिए तथ्य है, क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है ये चीज। आपने इस तरह से सोचना है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में कहता है कि असर्शन और रीजन ट्रू है बट लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सी ऑप्शन में कहता है कि असर्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि असर्शन रॉन्ग है और रीजन इज करेक्ट। क्लियर सबको। तो अब यहाँ पे मेरे असाइनमेंट के अंदर कुल मिलाकर 14 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले हैं। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहला कहता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU is defined as 1/12 mass on 1 कार्बन एटम। बिल्कुल यही होता था हमारे पास कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती थी वो कार्बन एटम के 1/12 मास के इक्वल होती थी। हुआ क्या था बेसिकली कि कार्बन को जो हमने एज ए रेफरेंस यूज किया था, इसका एटॉमिक मास 12 मान लिया था हमने, और फिर इसको 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था कि लाइन इसके एटॉमिक मास को शो करती है। एक जो यूनिट होगी कितने मास की इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। 1 क्या, फिर उसको नाम तो देना ही था, तो AMU नाम दे दिया गया। तो जो 1 यूनिट है 1 AMU है वो कितना हुआ? कार्बन का मास अगर 12 है तो उसका कौन सा था? 1/12। तो ये बिल्कुल सही है जो पहला पॉइंट है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑन 1 कार्बन एटम। रीजन में कहता है कि कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही बात है, एंड इट हैज बीन चोजन एज स्टैंडर्ड। तो इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो इसमें ट्रू है पॉइंट, गलत नहीं है पॉइंट, बिल्कुल सही पॉइंट है, बट लेकिन एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट फॉर द असर्शन। तो हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट के साथ जाएंगे। तो बी पॉइंट क्या है हमारा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड क्वेश्चन आइए हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? लेट अस कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर 0.200 ये वैल्यू दे दी हमें। कहते हैं इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 वेयर एज दैट फॉर 200 इज 1। कहता है कि 200 के लिए 1 है। भैया अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल सत्य पॉइंट है भाई। डेसिमल के बाद हमारे पास ये जो पहला नंबर है इसके बाद जितनी जीरोज होंगी काउंट होंगी, क्योंकि यहाँ डेसिमल लग गया। डेसिमल लग गया तो फिर जीरो काउंट हो जाती है सारी की सारी, चाहे लेफ्ट की और राइट की। फिर अब यहाँ पे कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई ना टोटल। 1 2 3 3 रहेंगी, बट इसमें डेसिमल नहीं है तो इसमें सिग्निफिकेंट का काम कौन करेगा? सिर्फ 2 करेगा। यस, पहला पॉइंट तो सही। रीजन क्या देता है इधर देखिए, zeros to the end or right of a number are significant provided they are not on the right side of decimal point। दोबारा सुनिए क्या कहते हैं, zero at the end or right of a number are significant provided they are not on the right side of the decimal point। कहते हैं कि यहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब कह रहे हैं कि इसमें तो 3 होनी चाहिए सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है, ऊपर डेसिमल है तो वहाँ 1 होनी चाहिए। तो उल्टा बोल दिया उसने, यानी कि यहाँ पर जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर। तो असर्शन सही है तो हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें क्या कहता है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। दोबारा देखो बेटे, असर्शन में कहा इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 है, तो बिल्कुल सही। रीजन में कहता है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि डेसिमल लग गया। तो मैं फिर बताता हूँ, डेसिमल के बाद वाली तो काउंट होती है, ये कह रहा है काउंट नहीं करनी चाहिए, तो ये तो गलत होगी एक्सप्लेनेशन इसकी। सी पॉइंट की तरफ आइए। कहते हैं कि वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये तो बिल्कुल सही है बेटे, ये वेव नंबर होता है 1/λ। क्लियर। इसके बाद कहता है कि यूनिट ऑफ वेव नंबर इज मीटर। नहीं भाई, वेव नंबर की यूनिट होगी लैम्डा की क्या होती है? मीटर। तो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स। तो इसका तो रीजन गलत है और वैसे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही, तो इसमें भी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। अब बेटा फोर्थ पॉइंट की तरफ। लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। असर्शन में कहते हैं कि कंबशन ऑफ
16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। पहले तो वही स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, कहता है कि मीथेन है हमारे पास गैस और आप कर रहे हो इसका कंबशन, क्या आ गया, और ये क्या दे रहा है हमें, वाटर बना के दे रहा है, ये वाटर लिक्विड लिख रहा हूँ इस पर। तो सबसे पहले साथ में क्या बनेगा अगर मैं पूछूँ तो आपसे, CO2 भी बनेगी गैस। पहले तो बैलेंस कर लीजिए आप लोग एक बार, कार्बन एक है जिका 4 है हमारे पास, हाइड्रोजन डबल करके है 4 हो गए, तो यहाँ डबल कर। एक क्लियर तो साफ दिख रही है कि पॉइंट हमें यहाँ पे इसका 1 मोल है, स्टोइचियो के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसके कितने मोल हैं, 2 मोल। ग्राम के अंदर अगर चलो तो 16 ग्राम है, और ये 16 टू जा 32 टू जा 64 ग्राम। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पे, और वाटर की बात करूं तो कितना आ गया, 36 ग्राम आ गया हमारे पास। तो कहते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। चेक करते हैं एक बार। तो अगर मैं यहाँ देखूं ध्यान से, 16 ग्राम है तो वाटर 36 ग्राम बनना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 18 ग्राम। ये तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा असर्शन। रीजन में क्या कहता है, इन द कंबशन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। यस, वाटर एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। अब डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन बनेगा आपका बेटे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की, कहते हैं कि 5th क्वेश्चन के अंदर द एम्पिरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मोलर मास। इथीन बोल रहा है बेटा, तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4। कार्बन रेशो हाइड्रोजन निकालिए, 2:4, 1:2, क्या बना, CH2 बना। तो ये कौन है, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये कौन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। साफ दिखाई दे रहा है हाफ होगा, क्लियर, क्योंकि C2 है यहाँ 1 है, C4 है यहाँ 2 है, यानी ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है हमारा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। सही है जी बिल्कुल। रीजन क्या कहते हैं, the empirical formula represents the simplest whole number of various atoms present in a compound. Yes, simplest whole number ratio, क्योंकि मैंने यहाँ पे simplest whole number ratio की तभी मेरा CH2 आया। तो यानी ये जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर A के साथ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 6th क्वेश्चन में कहते हैं असर्शन में मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। क्लियर है, सही है बिल्कुल, पढ़ा है हमने ये तो। इसके बाद कहता है रीजन, मोलिकुलर मास इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी। यस, मोलिकुलर मास को वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेट कर सकते हो, कोई पॉइंट गलत नहीं है। तो एक मिनट रुकिएगा, मोलिकुलर मास इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी। बिल्कुल जी, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। पॉइंट तो दोनों सही हैं, लेकिन ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा बेटा बी, इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो बी। अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की, क्या कहते हैं, असर्शन में कह रहे हैं कि बोथ 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लिख लेता हूं मैं एक बार, 106 ग्राम ऑफ sodium carbonate and 12 gram of carbon, 12 gram of carbon has same number of carbon atoms। तो मेरी सलाह रहेगी पहले मोल्स निकाल लो इसके भी और इसके। पहले मैं इसके मोल्स निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 12/12 कितने मोल्स आ गए, 1। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ गए, n के इक्वल आ गए भैया। ऊपर वाले में चलिए मोल्स निकालिए, Na2CO3 का गिवन मास कितना है, 106, और जब इसका सम करोगे तो मोलर भी कितना आएगा, 106। तो कितने मोल आ गए, इसके भी 1 मोल आ गए। अब अगर इसको मैं देखूं ध्यान से, एक मोलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम है, एक मोल के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होगा, यानी यहाँ पे कितना नंबर आ गया, n। दोबारा देखो बेटे जिससे नहीं समझ, मोल्स निकाल दिए इसके 106 ग्राम के, कितने मोल्स आ गए, 1। एक एटम के अंदर कितने कार्बन है, एक है, एक मोल में भी कितने होंगे, 1 मोल, Na आ गया, वो भी कितना है, n। ये बिल्कुल सही है भैया। तो असर्शन तो सही है यहाँ पे, बोथ कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन विच कंटेन 6.022 into 23 कार्बन एटम्स। बिल्कुल सही बात है, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ,
मैंने क्या बताया था अभी लास्ट लेक्चर्स में कि 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होते हैं? 1 ग्राम एटम्स के इक्वल। यानी कि 1 ग्राम एटम और 1 मोल और एवोगैड्रो सेम है। बिल्कुल सही बात है इसकी कि क्या दे रहे हैं यहाँ पे रीजन में कि दोनों के अंदर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एटम है हमारे। बिल्कुल सही है, तो यानी रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी। तो आप कौन से आंसर के साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया। कहते हैं कि 5 ग्राम ऑफ MnO2, ये दे दिया मैंगनीज का ऑक्साइड और रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ। प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा ये देखिए ध्यान से। हमारा एक तो बनेगा हमारा MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2, ये बन गया हमारा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ कितना आएगा? 4 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा? 2। तो ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्री है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो 1 मोल मैंगनीज ऑक्साइड रिक्वायर 4 मोल ऑफ HCl, 4 टाइम्स चाहिए इसका। अब बेटे अगर आप इसको ग्राम में बदलें एक बार, लेट अस सी ग्राम में बदलने पे क्या होता है। तो अगर मैं अब इसको ग्राम में बदलूं तो इसका था बेटा अप्रोक्स में 55 प्लस 32 कितना हो गया? सम करो तो 87 ग्राम मोल। इसका करूं तो एक को 1 35.5 तो 4 इंटू 36.5 146। फिर वही स्टोइचियोमेट्री अगर हम लगाएं कि अगर ये 87 ग्राम है तो कितना चाहिए? 146 ग्राम चाहिए। 87 ग्राम रिक्वायर्स 146, तो 1 ग्राम है तो कितना चाहिए? 146 बाय 87। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में पढ़ो कितना दे रखा है आपको असर्शन में? 5 ग्राम ऑफ MnO, 5 ग्राम है तो कितना चाहिएगा? 146 बाय 87 इंटू 5। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 8.39 आता। तो यानी कि जो उसने असर्शन दिया वो तो बिल्कुल सही है कि 5 ग्राम ऑफ NO2 रिएक्ट विद 8.39 ग्राम ऑफ HCl। 5 ग्राम रिएक्ट विद 8.39 ग्राम। बट मैं फिर कहूँगा कि अगर इस लेवल पे आपने इसको पढ़ा है तो ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो अगर आपको नहीं कराए गए हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी आपको इस तरह के क्वेश्चन। तो अब अगर मैं रीजन की तरफ जाऊँ तो कहते हैं कि MnO2 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड। बिल्कुल है जी, क्लोरीन भी है और वाटर भी है। तो यानी सही है, दोनों पॉइंट ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी बन रही है। तो यस, ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाना चाहेंगे यहाँ। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट अस सी कि 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया। तो 9th क्वेश्चन में कहता है कि ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट इमिट एंड अब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल जी, ब्लैक बॉडी इसी को ही बोलते थे। अगर वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो हर एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, और अगर मान लीजिए रेडिएटर है तो हर एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करे। तो यस, ये तो पॉइंट सही है हमारे पास। रीजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए बॉडी गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बेटा मेरी बात सुनिएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी मेटल के केस में क्या होता है, उसके एटम्स की वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जब वो ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो उससे जो रेडिएशंस निकलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, रीजन वाला। तो रीजन तो सही नहीं है, असर्शन सही है, तो हम सी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है कि द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट देन रिक्वायर्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। बिल्कुल सही है जी, जो रिएजेंट ज़्यादा होता है हमारी उम्मीद से, जितनी हमें ज़रूरत है, तो वो एक्सेस ही कहलाता है। रीज़न में कह रहा है कि ये वो लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम। यस, जो प्रोडक्ट बनता है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। पर लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुई इसकी, है तो दोनों सही, बट लेकिन इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि इक्वल मासेस ऑफ He, helium, O2 and SO2 contains equal number of molecules। देखो बेटे, यहाँ पे इस बंदे ने कहा कि इक्वल मासेस ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन एंड SO2 कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात नहीं है।
कि अगर मान लो आपने 2 ग्राम हीलियम लिया, 2 ग्राम O2 लिया, 2 ग्राम SO2 लिया, तो उनके मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम थोड़ी हो सकता है, तो वो तो नंबर अलग अलग रहेगा। इसके बाद कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ HeO2SO2 कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये पॉइंट सही है कि अपने कंडीशन सेम रखी हैं और वॉल्यूम सेम रखी है, तो एवोगाड्रो ने कहा ही था इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे रीजन करेक्ट है, असर्शन इज रॉन्ग, तो मैं इसमें डी के साथ जाना चाहूँगा, डी आएगा। अब कई बार ना बुक्स में गलत होता है, आप लोग अगर वहाँ चेक करो तो शायद और कुछ भी मिले, बट मेरे हिसाब से यही है डी ऑप्शन। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कहता है लेटेस्ट, कहता है कि all isotopes of a given element show that same type of chemical behavior। देखो आइसोटोप कौन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यस, तो सही आएगा यहाँ पे, all isotopes of a given element shows same type of chemical behavior। रीजन में क्या कहता है, the chemical properties of an atom are controlled by the number of electrons। बिल्कुल ये पॉइंट भी सही है, क्योंकि देखो बेटे सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब भी कोई कंपाउंड इसके कांटेक्ट में आएगा तो पहले वो किससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन से ही मिलेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में बैठे, तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 18 ग्राम ऑफ आइस विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो भाई, और 18 ग्राम वाटर दिया गया है, 18 ग्राम ही आइस दी गई है। दोनों के मोल्स तो इसके भी एक आया, इसके भी एक आया, मोल्स तो सेम ही है, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। रीजन में क्या कहता है, 1 मोल ऑफ वाटर और आइस इज इक्वल टू 18 ग्राम। हाँ दोनों सही है पॉइंट, बिल्कुल, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 14 की। 14 में कहता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 23 U। बेटा यहाँ पे ना अगर ये लिखता एटॉमिक मास फिर तो ये सही होता, एटॉमिक मास इज 23 U, बट एटॉमिक नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन तो गलत है। रीजन में कहता है कि एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। नहीं भाई, एक एटम से 23 टाइम्स नहीं होता, एक एटॉमिक मास यूनिट से 23 टाइम्स होता है। इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही गलत है, और ये हमारे किसी में भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ABCD से, तो ये ई ऑप्शन बनेगा हमारा, ये सही नहीं है दोनों पॉइंट। इसी के साथ बेटे मैंने दोनों फिनिश कर दिया, आपके ए सेक्शन भी बी। जल्दी मैं आपको सी सेक्शन के साथ मिलूंगा, बट फिर मैं कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप पहले खुद करिएगा असाइनमेंट डाउनलोड करके, उसके बाद मेरी वीडियो देखिएगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू।